अस्सलाम वालेकुम, अना वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारे सामने सोशल मीडिया पे जब बात की जा रही है एहतजाज की और मच में होने वाले बहुत ही नाखुशगवार अजियतनाक वाक़े की, जिसके लिए हम देखते हैं कि उनके लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं और यकीनन उनकी तकलीफ़, उनके दुख को पूरा पाकिस्तान महसूस कर सकता है। उन्हीं के साथ इजहार यकजहती करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों ने, मुख्तलिफ उलमा ने भी, और हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने जो बिलीव करते हैं यकीनन कि पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का रियासत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन है। तो यकीनन उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए हमने देखा कि पाकिस्तान भर में कल इज्तिमात हुए, प्रोटेस्ट हुई। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कराची शहर यानी पाकिस्तान की शहरग, इसमें किस तरह लोगों ने मच के कारकुनान जिनके साथ ये अज़ियतनाक वाक़या हुआ है, उनकी शहादतें हुई हैं, उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए किस किस्म का प्रोटेस्ट था। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। के मुख्तलिफ इलाकों नुमाइश, नागन चरंगी, गुलिस्तानी जौहर, कामरान चरंगी, नीपा, मलिर 15, शार फैसल, स्टार गेट और अबुल असफहानी रोड पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम धरना दिया गया। धरनों में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कोयटा धरने के शरका के मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। 18 मकामात पर ये धरने हो रहे हैं और अमल ये है कि कोयटा हज़ारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए ये धरने दिए जा रहे हैं। हम जब तक यहाँ बैठ रहेंगे अब तक उनके मुतालबा पूरे नहीं किए जाते। हज़ारा बरादरी के उनके से जो वाक़या वहाँ पे हुआ है सानिया कोटा में, वो बहुत ज़्यादा इबरतनाक है। अल्लामा सादिक जाफरी का कहना है कि बैरूनी ताकतें इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अपने मुश्तरका दुश्मन को समझे। इस्लाम दुश्मन ताकतें कौन है, पाकिस्तान को कौन कौन दुश्मन गैर मुस्तहकम करना चाहता है, तो जाना चाहिए। न सिर्फ वज़ीर आज़म को जाना चाहिए बल्कि आर्मी चीफ साहब को भी जाके वहाँ पर लोगों के मुतालबात सुनने चाहिए। एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कराची में ट्रैफिक जैम और सड़कें बंद होने के बायस PIA ने मुसाफिरों को हिदायत की कि एयरपोर्ट आने वाले वक्त पर पहुंचे ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि सूरत हाल काफ़ी गमगीन भी है और यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई है कि हज़ारा बिरादरी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक इस तरह का इबरतनाक अज़ियतनाक वाक़या सामने आना हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। खुसूसन कल हम सब ने सोशल मीडिया पर ऐसे ख़ानदानों से भी गुफ्तगू की और उनके बारे में भी जाना जिन्होंने कहा कि अब घर में कोई मर्द बाकी नहीं बचा जो इन जनाज़ों को कंधा दे सके। तो ख़वातीन भी इन इज्तिमात में, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई थी और उनके लवाहिकीन के जो एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो डिमांड्स हैं, उस पर यकीनन हुकूमत को कान धरने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉलीग फ्राम कोयटा, खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद। खालिद, हमने देखा कि अली जैदी समेत बहुत सारे जो वफाकी वुज़रा हैं वो कोयटा में मौजूद हैं, लवाहिकीन से अपील कर रहे हैं उनकी डिमांड्स को। यकीनन एक तो एक्नॉलेजमेंट है, वैलिडेशन है, और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अब फिल वक्त लवाहिकीन से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो जनाज़ों को, मैयतों को सुपुर्द खाक कर दें। इस वक्त क्या सूरत हाल है और उनकी तरफ से क्या सेंटिमेंट है? जी, ऐसा है कि आज 5वां दिन हो गया है, हम धरने तो जारी है। शदीद सर्दी के बावजूद न सिर्फ मर्द बल्कि बच्चे, बूढ़े और औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ मगरबी बाईपास से के साथ जो सड़क जा रही है तो वहाँ पे धरना दिए हुए बैठे हैं। धरने के शुल्का का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान वह यहाँ पे आए और जो गमज़दा खानदान है उनको ये तसल्ली दें कि उनके साथ इंसाफ होगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और वफाकी वज़ीरा अली जैदी और जुल्फ़ी बुखारी ने भी धरने के शुल्का से मुज़ाकरात किए। तकरीबन कोई 2 घंटे तक ये मुज़ाकरात हुई रही, जिसके बाद इमाम बारगाह वली उल असर के बाद वो चले गए वहाँ पे धरने वाले मकाम पे। वहाँ पे वज़ीर आला ने खिताब किया और उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि एक सूबाई हुकूमत के सरबराह होने की हैसियत से हर तरह की तसल्ली कराने को तैयार है। लेकिन शुल्का का एक ही कहना था कि वो जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आ जाते वो तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त भी धरना जारी है। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की आमद भी मुतवक्को है। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे आएंगे धरने में और उनसे
पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से तमाम तर सपोर्ट, एक तरह से वैलिडेशन और एक्नॉलेजमेंट, इस तकलीफ की एक्नॉलेजमेंट। एक होता है कि आप पे जुल्म हो और तमाम लोग खामोश तमाशबीन बने रहें और आपको एहसास ही ना हो कि आप एक अहम हिस्सा हैं इस रियासत का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कराची ब्यूरो चीफ हमारे रिफत सईद साहब। उनसे भी मालूमात लेते हैं कि क्या वो समझते हैं। PTI की हुकूमत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं रिफत साहब, लेकिन ये पर्टिकुलर चैलेंज खुसूसन जब हम दहशत गर्दी की एक वेव देखते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक दफा फिर एक्नॉलेज किया है कि हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशत गर्दी को एक तरह से परवान चढ़ाया जा रहा है, उसमें बैरूनी कुव्वतें भी शामिल हैं, लेकिन हैंडलिंग ऑफ इट, मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत इसको एक पुरअसर इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर पा रही है इस चैलेंज को इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रही। बात यही है कि अगर वजीर आजम इमरान खान में विजडम होती, सोच होती, सियासी उनका कोई नजरिया इस तरह का होता तो ये पहले ही दिन इस मामले को डिफ्यूज कर सकते थे। उनका एक छोटा सा मुतालबा है, जुल्म हुआ है उनके साथ। वजीर आजम अगर वहाँ चले जाते, इससे पहले माजी में वज़राए आजम जाते रहे जब भी इस किस्म के वाकयात हुए हैं, और आप देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक दिलेरी का मुजाहरा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरियम नवाज हो, खुद मौलाना फजलुर रहमान भी एक वक्त को भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान की आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सियासी क़यादत उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ इजहार यकजहती कर रही है। हुकूमती वज़रा की कोई अहमियत नजर नहीं आती। जो भी आप देखें, फिर सोशल मीडिया पे जो उनके माजी के बयानात हैं, जब हजारा पे पहले हमले हुए थे और उस वक्त वजीर आजम जो इमरान खान जो है उस वक्त के वज़राए आज़म वो किस तरह हदफ तनकीद बनाया करते थे, वो अब आया हो रहा है। कोई अच्छा, इसके अलावा भी रफत साहब कोई हलचल नजर नहीं आ रही। आज 5वां रोज है और अगर चले हम कहते हैं कि विजिट ना भी सही प्राइम मिनिस्टर साहब की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोई सामने आती, कोई हलचल होती कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया गया है, कुछ सुराग लगाया गया है कि ये कानकनों की शहादतें किस तरह पेश आई, किसने उनको टारगेट किया, उसमें कोई पेशरफ्त की आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, इस हवाले से अगर कोई ठोस चीजें उनके सामने आती तो यकीनन वो यकीन दहानी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और वो यकीन दहानी किसी बाअसर शख्सियत का चाहते हैं। वजीर आजम वहां चले जाते तो ये मामला कुछ भी नहीं था। वो इस काम को भी ट्विटर के जरिए हैंडल करना चाह रहे हैं और उनके वज़रा भी, वो के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद वहां गए, वाज़ेह यकीन दहानी कराई। लेकिन लगता यह है कि जिस तरह से सब तरफ से एक बात आती है कि ये वो इख्तियारात नहीं है इनके पास, यकीनन वो ये चाहते हैं, ये फौज की तरफ से यकीन दहानी चाहते हैं, वजीर आजम की तरफ से यकीन दहानी चाहते हैं और हसास इदारे जो हैं उनकी तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चाहते हैं। अच्छा रफत साहब, एक कल आपने क्लिप देखा होगा सोशल मीडिया में, वो वायरल हुआ था। जुल्फी बुखारी साहब गुफ्तगू करना चाह रहे थे मेरे ख्याल में लवाहिकीन से और कुछ मजहबी उलमा से भी जो वहां पे मौजूद हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। और लोगों ने कहा क्योंकि हमने एक टुकड़ा देखा है हम उस पर हतमी राय तो नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल लोगों को वो बहुत ही इनसेंसिटिव लगा क्योंकि वो बाकायदा उसमें गुफ्तगू करते हुए सुनाई दे रहे थे कि भाई वजीर आजम इमरान खान साहब के यहाँ आ जाने से फायदा क्या होगा, उनको क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। और यानी इस वक्त पे लवाहिकीन से इस किस्म की गुफ्तगू करना और फिर ये भी कहना कि जी कल को खुदा ना खासा कहीं और ये वाकया होता है, वो लोग भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके चले जाएंगे, तो आप बसीरत का मुजाहरा कीजिए और इन द लार्जर इंटरेस्ट इस जो डिमांड है इससे विड्रॉ कर जाइए और आपके जो ये मैयतें हैं, शहादतें हैं, इनको सुपुर्द खाक कर दें। कैसे देखते हैं आप इस क्लिप को? आप समझते हैं कि हुकूमत की टीम तैयार है पाकिस्तान के बड़े सेंसिटिव मामलात को हैंडल करने के लिए? ये रात को मैंने ये पूरी क्लिप सुनी है, पूरी आज शुरू से लेकर आखिर तक। उसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि कोई जुल्फी बुखारी की कोई सियासी तरबियत हुई हो या कोई इस तरह का मामला हो। तो इस किस्म के मामले में जिसमें कि मैयतें सामने रखी हुई हो, इस किस्म के लोगों से किस तरह बात की जाती है, वो बिल्कुल इसको भी वो कैश कराना चाह रहे हैं, इसको भी वो सियासत की नजर करना चाह रहे हैं। सियासत नहीं है, जुल्म हुआ है उनके साथ, उनके जुल्म, उनके जख्मों पर मरहम रखना चाहिए, उनके आंसू पोंछने चाहिए और हुकूमत ये काम बहुत बेहतर तौर से कर सकती है। वो कि आज सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, ये तमाम लोग जा रहे हैं और मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के, मरियम नवाज के जाने के बाद जो है
उनमें और वैसे तो बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। साहब, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि हजारा कम्युनिटी के साथ कई दफा ऐसे जुल्म हो चुके हैं, ऐसी अजियत से वो गुजर चुके हैं। आपको याद होगा पिछली दफा भी 16 दिन का धरना उन्होंने दिया था और कायरा साहब वहां पे पहुंचे थे, जो चीफ नेगोशिएटर जरदाई साहब की हुकूमत में, यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत में उनके सामने थे, वाहिकीन से गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त की स्ट्रैटेजी और हैंडलिंग में और आज में क्या फर्क आपको नजर आता है कि उस वक्त एटलीस्ट दे वर एबल टू डिफ्यूज द मैटर? देखिए, वो सियासतदान थे, सियासी तरीके से उन्होंने बहुत तहम्मुल से हैंडल किया और माजी की हुकूमतों ने एक किस्म के वाकयात को बेहतर अंदाज में डील किया बनिस्बत मौजूदा हुकूमत के। और मौजूदा हुकूमत के जो गुजरा जिस तरह से जा रहे हैं वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे। वो वहां वजीर आला बलूचिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहे। कल वजीर आला बलूचिस्तान की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जब वो कह रहे थे कि अगर वजीर आजम भी आ जाए तो अगर पहले ही ये काम पहले कर लिया जाता, शुरू के इब्तिदाई दिनों में जब वजीर दाखिला वहां गए थे, उसके अगले रोज ही वजीर आजम वहां आ जाते, तस्कीन हो जाती। क्योंकि ये तो बेचारे एक छोटे छोटे बातों पर भी जो है मुतमईन हो जाते हैं। वो सिर्फ एक यकीन जानी चाहते हैं, किसी ऊपर की शख्सियत का वहां आना चाहते हैं और अपने गिले अपनी सुनवाई चाहते हैं। ये किस किस्म का वादा है लवाहिकीन से जब उनके प्यारों की मैयतें सामने पड़ी हैं, इतना जुल्म हुआ है और आप उनसे कह रहे हैं कि जी मुलाकात जरूर होगी, आपको इस्लामाबाद बुलाया जाएगा या किसी और तारीख पे होगी। रफत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। क्राइसिस ऐसे होते हैं जिसमें आप करप्शन, इसमें आप ये बात नहीं कर सकते कि वसाइल नहीं है, इसमें आपको सियासी बसीरत और जिस तरह के रफत साहब ने भी कहा कि ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ दीज सेंसिटिव मैटर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वजीर आजम इमरान खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं करता, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन को वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हम जरा जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरफ को देखें, खोज लगाना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहर खुसूसन कराची अब एक हॉट टारगेट है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहती हैं कि यहाँ पे भी किसी इसी तरह के दहशतगर्दी या नाखुशगवार वाकये को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, सियासी मंजरनामे पे और खुसूसन हज़ारा कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब। रहीमुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि इस दफ़ा खुलकर बलूचिस्तान की और वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि इस वाक़े में बैरूनी क़ुव्वतों का हाथ है। इसके हवाले से हमें क्या शवाहिद मिले हैं, इन्वेस्टिगेशन का रुख किस तरफ है, कुछ आपकी मालूमात में अगर हो। ये देखिए, ये तो इससे पहले भी जो बड़े बड़े वाक़यात हुए उसके बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि इसमें बैरूनी हाथ है। और आपको पता है कि फिर वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR ने कुछ शवाहिद भी पेश किए और वो बड़े मजबूत उन्होंने जो शवाहिद दिए थे। अब ये है कि ये जो नया वाक़या हुआ है तो बलूचिस्तान में तो पहले भी बैरूनी मुदाखलत है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये जो शवाहिद पेश किए गए उनके बारे में अभी तक दुनिया को हम कन्विंस नहीं कर सके कि वाकई ऐसा है। और फिर ये है कि ये तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। बिल्कुल। तो रहीमुल्लाह साहब, कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद अब एक दफा फिर हम फिरका वाराना दहशतगर्दी, बल्कि दहशतगर्दी की एक नई लहर को आता हुआ देख रहे हैं। हाई अलर्ट पे हैं इस वक्त कराची और पाकिस्तान के दीगर बड़े शहर। क्या कहेंगे आप कि इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए अवाम को, लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि दे नीड टू स्टे होम, दे नीड टू बी केयरफुल? आपका क्या तज्जिया है इस पर? देखिए, पाकिस्तान को कई खतरात हैं। आपने जिक्र किया कोविड-19 का, वो तो सबको पता है कि जो दूसरी लहर आई है उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि ये जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए इसके बारे में ये सबको पता है कि पहले के मुकाबले में वाक़यात कम हुए लेकिन ख़त्म तो नहीं हुए। और जब भी कोई बड़ा वाक़या इस तरह का होता है तो फिर परेशानी बढ़ती है। और ये सवाल किया जाता है कि हुकूमत तो कह रही थी कि हमने इनकी कमर तोड़ दी है
और ये अब भी हमले कर रहे हैं। अब दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है। सर, सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी कि इसमें मुख्तलिफ तंजीमों का नाम लिया जा रहा है, बेशक बैरूनी क़ुव्वतों की भी बात की जाए, लेकिन अली ज़ैदी साहब और मुख्तलिफ वज़रा ने इस तरफ भी निशानदेही की है कि जिस तरह हम मानते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, इस तरह की कोई भी कार्रवाई मुमकिन नहीं होती जब तक इंटरनली आपको वीक करके कुछ लोगों को अपने साथ ना मिला लिया जाए। एक जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें बड़ा वाज़ेह था नफरत अंगेजी के खिलाफ पॉइंटर उठाना, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि फिरकावाराना दहशतगर्दी की इस लहर से पहले सख्त बयानात दिए जा रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा था, नफरत अंगेज बयान थे, और इसके ऊपर हम देखते हैं कि रियासत ने कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया था। उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो हेट मटीरियल है, नफरत अंगेज जो मवाद है जी, देखें इसके खिलाफ कार्रवाई तो हुई लेकिन मुकम्मल कार्रवाई नहीं हुई, इसको रोका नहीं गया। और आपने खुद जिक्र किया कि इससे पहले जो बयानात आए, जो एक नफरत फैलाई गई, जाहिर है उसका भी असर होता है, और फिर जो हमला आवर होते हैं उनको मौका मिलता है कि वो इस तरह की कार्रवाई करें। आप देखें ये दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन दाइश ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर कोई अलहदा तंजीम है, ये एक मजमूआ है मुख्तलिफ तंजीमों का, इनके इत्तेहादी हैं, इनके सहूलतकार हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कोई जगह इनके कब्जे में नहीं है या इनकी बाकायदा कोई तंजीम नहीं है, लेकिन यहाँ पर और जो तंजीमें हैं, लश्कर जंगवी है, लश्कर जंगवी आलमी है, वो इस सारी कार्रवाई का आलाए कार बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब, हमारे पास वक्त कम था। ये अहम बात है कि बैरूनी क़ुव्वतों के हाथ के बारे में बात की जाए तो उनका स्ट्रैटेजी, उनका एग्जीक्यूशन प्लान के कई नकात हमारी आंखों के सामने होते हैं। जब नफरत अंगेजी ये फिजा बनाई जा रही होती है, इसकी सूरत हाल हमारे सामने होती है, उस वक्त इस पे मुकम्मल और हतमी कार्रवाई करना बहुत अहम है। नफरत अंगेजी की इस फिजा को ख़त्म करना पड़ेगा। मिंबर और मेहराब का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे को उकसाने के लिए, बुरा भला कहने के लिए, तो उस पर हुकूमत की, रियासत की और हमारी बतौर माशरा जिम्मेदारी बनती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको बताते चलें कि कोविड-19 ने जिस तरह दुनिया को बदला है, तो 2021 में बहुत सारी जो तिजारती कार्रवाइयाँ थी उसमें भी तब्दीली आई है। हम देख सकते हैं कि TDAP यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाला रेगुलर टेक्सपो और मुख्तलिफ एग्जिबिशंस अब एक नए अंदाज में होगा। दिस एग्जीबिशन विल बी इंटायरली वर्चुअल। आइए आपको दिखाते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। जी जनाब, नया दौर नए अंदाज। 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक ये टेक्सपो एंटायरली वर्चुअल होगा। इसमें 50 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में, जिसमें ब्रांड्स, लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी आप देख सकेंगे। इसके अलावा 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके बारे में डिटेल्स आपने इस टीजर में देखी। इसके अलावा आपको बताते चलें ये पहला वर्चुअल एग्जीबिशन होगा जिसकी तैयारी में यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। ये नया अंदाज है और ऑनलाइन भी हमने देखा, ऑनलाइन एजुकेशन से हमने सीखा कि इसमें लोगों की तवज्जो और फोकस को अपनी तरफ रखना इतना आसान नहीं होता। तो ये तैयारी कैसे की गई, खास तौर पे जब इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स की बात हो। पाकिस्तान हैज पुट इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के समेत बहुत सारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की इस वक्त चर्चा है दुनिया में, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो यकीनन इट्स द बेस्ट टाइम टू शोकेस आवर टैलेंट्स एंड आवर प्रोडक्ट्स। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर डिवीजन एट द TDAP डॉक्टर बिल्कीस जमाली, और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर डिवीजन एट TDAP मिस्टर बासित रऊफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ आमद का। एंड व्हाट एन एक्साइटिंग टाइम बिल्कीस जी, इस वक्त तो बड़ी तैयारियां जोरों शोर पे हैं। आपने कहा 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के 50 एग्जिबिटर्स इस वर्चुअल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि ये ख्याल कैसे आया, और ये जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आई एम श्योर उतना ही बड़ा चैलेंज था इसको एक वर्चुअल एग्जीबिशन को प्लान करना। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। The story starts with the time जब कोविड की फर्स्ट वेव आई एंड ऑल द इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड। अब जब इंडस्ट्रीज क्लोज हुई, उनको खुलवाना था, सेक्रेटरी TDAP ने उस टाइम पे इनिशिएटिव लिया और हमारे DG साहब थे, इनकी आई एम द पार्ट ऑफ हिज टीम। सो हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर उस टाइम पे इंडस्ट्रीज खोलने की काम शुरू किया एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एट दैट टाइम। इतने सख्त हालात में वी वर एबल टू ओपन ऑल द इंडस्ट्रीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। उस टाइम पे कंसिडरिंग दिस सिचुएशन रिलेटेड टू कोविड, उसमें हम लोगों ने यही सोचा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम कि हमें नए प्लेटफॉर्म पे स्विच करना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ उस वक्त भी और आज भी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आइदर फिजिकल एग्जीबिशंस विल बी पॉसिबल और नॉट। ट्रैवलिंग हैज इट्स ओन टॉल।
तो ये नोवेल आइडिया उस टाइम पे क्रिएट किया गया कि वर्चुअल एग्जीबिशन होना चाहिए, एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट सिंस May 2020। वाओ, तो बहुत महीनों की, हफ्तों की इस पे मेहनत। ये भी मैं ऐड करता हूं, TDAP जब नॉर्मल कंडीशन चल रही थी, मोर देन 100 इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता था, और हमारे एक्सपोर्टर्स को ये मौका मिलता था कि वो अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को दिखा सकें। लेकिन ये कोविड के बाद जब ऐसी सिचुएशन बन गई कि जब एग्जीबिशंस नहीं हो पा रहे, ट्रैवलिंग की रिस्ट्रिक्शंस है, तो TDAP ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश की है जिसमें हम अपने बायर्स, अपने एग्जिबिटर्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को बायर के साथ लिंक कर सकें। और ये प्लेटफॉर्म 24/7 रन हो रहा होगा 1 से 5 फरवरी तक, और जिसमें दुनिया के जितने भी बायर्स हैं हमारी टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स उनको देख सकते हैं। बिल्कुल। बासिर साहब, मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल बड़े प्लेयर्स हैं उसमें से कई तो अडेप्ट कर गए बिकॉज ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स के साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जिबिटर्स के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, उनकी तैयारी आपने कैसे कराई है? जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि इसमें जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है एक्सपोर्टर्स का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक नए तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाना और अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से प्रेजेंट करना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि बायर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए और अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट भी हो। इसके लिए हमने बाकायदा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक्सपोर्टर्स को गाइड कर रहे हैं कि जी आप हमसे ये सपोर्ट ले सकते हैं, किस तरह से अपनी आप डिजिटल कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकते हैं जो कि वो प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा सकता है। उसमें उनके ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, और फिर हम इस एग्जीबिशन में गैलरीज का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि वो अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट की गैलरीज डेवलप कर सकते हैं, जो कि बाद में भी किसी और प्लेटफॉर्म पे भी उनको हेल्प कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। बासिर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हमेशा जैसे ISO सर्टिफिकेशंस होती हैं, अगर आप फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर वो हलाल है तो हल्फ सर्टिफिकेशंस होती हैं। अब कोविड के बाद कोई नए स्टैंडर्डाइजेशंस दुनिया में डेवलप हो रहे हैं और ख़ास तौर पर कोविड और पेंडेमिक के दौरान जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है, तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक एक सक्सेस स्टोरी है, द वे वी हैंडल्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव वर्कड आउट इन पाकिस्तान। लेकिन इसको मजीद हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, और उनका जो अभाम है या उनके जहन में कोई भी है कि जी ड्यूरिंग द कोविड किस तरह चीज़ों को आने दिया जाए अपने मुल्क के अंदर, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, इस एग्जीबिशन में हमने ये भी रखा है कि हमने एक PPE का सेक्शन भी रखा हुआ है जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो उनसे एक्सपोर्टर्स अपने दिखा सकते हैं, और उसके ज़रिए से वो अपने बायर्स को उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बता सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स आप नॉर्मली इस कोविड सिचुएशन की वजह से प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसके ज़रिए से बायर्स तक भी ये मैसेज चला जाएगा कि हमारी जो कंपनीज अब मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड्स कर रही हैं, जो कि कोविड के हवाले से इस वक्त इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ओवर आया है। एक तो हम खुशगवार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सामने आई कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो दुनिया भर में मशहूर हैं ही, लेकिन जहाँ प्राइस कंपटीशन की बात आती थी, जहाँ हम कहते थे खित्ते के और ममालिक भी इस छोटे से केक का हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे होते थे, अब यकायक लोगों का इंटरेस्ट आया है दोबारा से, यानी मल्टी फोल्ड होके। तो डॉक्टर बिल्किस, आप क्या कहेंगी इस वक्त, what are the products which are from Pakistan and they're really famous internationally जिसमें interest buyer दिखा रहा है इस वक्त? Traditionally the products जिसमें हमारे international buyers were always interested, home textile था ही था, इनमें हमारे towels हैं, bed sheets हैं, all these things, but now to see कि हमारे जो PPE products हैं, because the reason for including PPE in this exhibition was कि आप सिर्फ WHO ने आपके 3 लेवल्स डिफाइन किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्टिफिकेशंस के साथ तीनों लेवल्स पे प्रोडक्शन कर रहे थे। सो बायर्स आर नाउ मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज PPE प्रोडक्ट्स, बिकॉज नॉट ओनली टू केटर द नीड्स ऑफ द प्रोफेशनल पीपल हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मेडिसिन, बट ऑल्सो अ जनरल पब्लिक, क्योंकि वो लोग जो एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग इन सुपरमार्केट्स, दे आल्सो नीड मास्क, दे आल्सो नीड PPEs। जी, जिस तरह अगर ये स्कूल्स मरहलावार खुलते हैं तो शायद टीचर्स को भी ज़रूरत है, ऑफिस आने वाले लोगों को भी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कितना जल्दी रिस्पॉन्ड किया, कितना जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपने लिए लिया है? वी वर वेरी लकी इनफ टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। इफ आई टेल यू अबाउट जुलाई, ड्यूरिंग जुलाई वी हैड कॉन्टेक्टेड सो मैनी कंपनीज एंड एट दैट टाइम वी वर इन अ पोजिशन to export, because हमारी नीड थी at that time around 8 बिलियन से 10 बिलियन के दरमियान हमारी नीड थी, जो कंट्री की नीड थी, considering the patient admissions and all those situations. But हमारी इंडस्ट्री की capacity was more than 24 billion and we were in position to export those PPE equipment. And we have been exporting during this time already? Initially आपका Ministry of Commerce ने बैन रखा था
because keeping in view the importance, if we export all the products, what will our people do? So initially it was the exporters were not able to export, but after July the ban was lifted in different phases. In phase 1 we lifted the ban for level 1, in which आपके textile masks हैं और टैबिक सूट्स वगैरह. सेकेंड फेज में दूसरा आहिस्ता आहिस्ता करके अब देखिए ऑल्सो वेरी वाइज, क्योंकि हम देखते हैं कि शुरू में जिस किस्म का पैनिक और केओस था, कई चीज़ों की किल्लत हो गई थी, तो आप ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की कमी हो जाए और आपको इंटरनेशनली ना मिले. लेकिन बासित साहब, एक और स्ट्रेटेजिक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जहाँ हम कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, हम जानते हैं कि दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमीज इस वक्त बुरी तरह मुतासर हुई हैं कोविड की वजह से. साल 2020 सबके लिए बहुत मुश्किल गुजरा है. हेल्थ और दीगर मामलात की तरफ उनके फंड्स और बजट्स ट्रांसफर हुए हैं, तो बायर की जो परचेजिंग पावर थी उसमें भी कमी आई है. उसको कैसे फैसिलिटेट कर रहा है TDAP, एंड हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि आप बड़े मार्केट रिस्पॉन्सिव हैं? देखिए, अगर आप पिछले 6-7 माह को देखें तो जो ब्रिक एंड मॉर्टर के बहुत सारे स्टोर्स हैं, दे आर बैडली हिट बाय दिस कोविड. लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जिन कंपनीज ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए, उनकी सेल्स भी बढ़ी और उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिले. तो इसी तरह इस अपॉर्चुनिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो उनसे ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया ताकि हमारी कंपनीज़ को भी एक मौका मिल जाए और वो दुनिया को ये बता सकें कि जी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हमारी बहुत सारी कंपनीज ई-कॉमर्स को अडॉप्ट करती जा रही हैं और इसके ज़रिए से वो सस्ती और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स उनके डोर स्टेप पे पहुंचा सकती हैं. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारी कंपनीज़ के लिए भी कि वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि अब सिर्फ अगर ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं या मूवमेंट नहीं हो सकती, तो ये जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे हमारा वर्चुअल एग्जीबिशन का प्लेटफॉर्म है, तो इसके ज़रिए से जो दूसरी मुल्कों की कंपनी को मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी कम्पिटेटिव एक कंट्री है, अच्छी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाता है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनके वेयर हाउसेस में पहुंच सकती हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जा सकती हैं. तो ये इस लिहाज से ये दूसरा चैनल. अच्छा, एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि 1 फरवरी से लेकर 5 फेब तक आप देख सकते हैं ये एग्जीबिशन विल बी लाइव. इट्स टेक्सपो बाय TDAP और ये वर्चुअल इवेंट होगा जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे 5 डिफरेंट कैटेगरीज में 50 मुख्तलिफ एग्जिबिटर्स. लेकिन डॉक्टर बिल्किस, जैसे आपने खुद निशानदेही की कि मई से लेकर अभी तक इस पे काम हो रहा है, ऑल दिस एफर्ट फॉर जस्ट 5 डेज या 5 दिन के बाद इसकी कोई डायरेक्टरी बन जाएगी या लोग इसको आप आर्काइव करेंगे? इफ पीपल मिस द लाइव इवेंट बायर्स, उसके बाद वो इन एक्सपोर्टर्स या एग्जिबिटर्स से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे हम लोगों के फिजिकल एग्जीबिशंस में भी ट्रेडिशन रहा है डायरेक्टरीज बनने का, बायर्स की, एग्जिबिटर्स की, इसमें भी यही होगा. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्चुअल इज एवरीथिंग इज फीडेड बैक. आपका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो आपके एग्जिबिटर्स हों, चाहे वो बायर्स हों, एंड इट विल बी अवेलेबल 24/7 इवन आफ्टर द एग्जिबिशन. एंड टू कंटिन्यू विद दैट, इट्स जस्ट नॉट द फर्स्ट वर्चुअल एग्जिबिशन एंड वी विल स्टॉप हियर. नो, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर सेक्टर्स ऑल्सो, ताकि ये चीज़ रिवाइव रहे. इस चीज़ को और हमने इम्प्रूव करना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम. वी माइट हैव some glitches, we might have some problems, but still हम ये चाहते हैं कि सारा डाटा हमारा बने, डाटा बैंक, क्योंकि पाकिस्तान एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री या आप डेवलपिंग कंट्री कह लें, आई डोंट से थर्ड वर्ल्ड, आई विल से डेवलपिंग कंट्री, एंड वी आर रेडी टू अडैप्ट टू ऑल द चेंजेस. ये जो वर्चुअल एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने एक वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल. बात अक्सर होती है जनाब आली करप्शन की. ये लफ्ज़ हमने इतना सुना है, खुसूसन इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, कि ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि आज के तनाजुर में, खुसूसन 2020 गुजर जाने के बाद, जब हम सब ने एक बहुत ही मुश्किल साल गुजारा है जिसमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आई हैं, हमारी तमाम वल्नरेबिलिटीज़ एक्सपोज हुई हैं. यानी हमारे माशरे में अगर लॉजिस्टिक्स की कमी थी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था, तालीम पे, सेहत पे, रोज़गार पे अगर हमने तवज्जो नहीं दी थी, वो तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सामने उभर कर आए. और कभी कभार जब हम बात करते हैं ना कि जी देखें हम बाकी ममालिक से बहुत बेहतर रहे हैं, तो इसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, कि जो चीज़ें हमने बनाई नहीं थी वो बिगड़ी ही नहीं, उनमें कोई उस तरह का हमें डेंट महसूस नहीं हुआ, किसी मुश्किल से हम वैसे नहीं गुजरे जैसे बाहर दूसरे ममालिक गुजरे, तो हम उसी में खुश हो रहे हैं कि चले जी कुछ नहीं था तो शायद हमारी बर्बादी या हमारा नुकसान कम था. पर आई थिंक वी हैव क्रच्ड टू द पॉइंट वेयर वी नीड टू चेंज. लेकिन
हमारा अहम मौजू होगा। इसके लिए आप भी हमें कॉल करके बताइए क्या हम वाकई समझते हैं कि हम में से हर शख्स दयानतदारी के लिए, इंसाफ के लिए तैयार है। लेट्स टेक अ लुक एट आवर पैनल। ऑफ कोर्स इसके अंदर क्योंकि कानूनी एंगल भी है और इसमें ज्यादातर निशाने पे यकीनन हमारे सियासतदान होते हैं, तो हमने सियासी जमातों के नुमाइंदेगान को बुलाया है। इतना जब इसके ऊपर बात हो रही है सिंस 2013 करप्शन के नैरेटिव पे, तो क्या वाकई पिछले 7-8 सालों में पाकिस्तानी माशरे में हम कोई तब्दीली देख रहे हैं या नहीं, ये हमारा आज का मौजू होगा। सबसे पहले जी वेलकम करना चाहेंगे मायजा हमीद, PMLN से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बैरिस्टर वकास अब्रेज खान हमारे साथ हैं, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट शहजाद कुरैशी फ्रॉम PTI इज ऑल्सो विद अस। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मायजा, सबसे पहले अगर मैं गुफ्तगू आपसे शुरुआत करूं, 2021 में करप्शन का मौजू हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, या आपको लगता है कि उससे ज्यादा प्रेसिंग तरजीहात है, प्रॉब्लम्स हैं जिसपे हम हो सकता है अब उस नैरेटिव को उस तरह ना लेके चले, पहले उन मसाइल को हल करना जरूरी है? आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। बात यह है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस वक्त वो ये है कि 2021 में जो है सबसे जो कोविड की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो दूसरी लोगों की आम आदमी जो है उसकी जो इन्फ्लेशन के आ रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ये इस वजह से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ है कि आम आदमी को जो एक्सेस है बेसिक फैसिलिटीज की वो क्या मुयस्सर हैं कि नहीं है। ये करप्शन का जो नैरेटिव है ये बेचा जा रहा था पिछले 5 साल में ऑपोजिशन की तरफ से, ताकि वो और कहा जा रहा था बड़ा कन्विंसिंगली कि हुकूमत में आएंगे तो हम लोग करप्शन को भी बाकी चीजों को भी ठीक कर लेंगे और करप्शन को भी ठीक कर लेंगे। बट माजरत के साथ अब ये नैरेटिव अब एक यू टर्न आया है जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं कि हम चीजें चेंज कर दें। सो माय पॉइंट इज के जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जिस तरह आम आदमी को जिस तरह रुपए में डॉलर की कीमत बढ़ गई है, जो है कीमतों में इजाफा हो गया है, आम खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। एक औरत किचन में जाती है, उसको जो है सब्जी जो है अगर 100 रुपए की मिल रही है और मुर्गी और अंडे की कीमत जो है वो एक बराबर हो गई है। ये जो सारी चीजें हैं ये ज्यादा मैटर कर रही हैं। लेकिन मायजा जी, कतई कलामी की माफी चाहूंगी, जितनी प्रॉब्लम्स आपने पॉइंट आउट की हैं, मायजा जितनी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई की हैं उसका ताना बाना कहीं ना कहीं करप्शन से जाके मिलता है। और मैंने अपने शुरुआत में यही कहा कि हम सिर्फ सियासतदानों या जिम्मेदारान की करप्शन की बात नहीं कर रहे, हम पूरे माशरे में जो करप्शन है उसकी बात कर रहे हैं। शहजाद, आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि सियासी गुफ्तगू हो रही है, पहली दफा मरियम नवाज साहिबा ने ना अहल तो वो मौजूदा हुकूमत को कहती ही थी, उन्होंने करप्ट भी कहना शुरू कर दिया है। तो ये इल्जाम कैसे आयद हो रहा है PTI की हुकूमत पे, और इस पे आपका क्या जवाब होगा? शहजाद, आपसे हमारा राब्ता हो सकता है, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज शहजाद, थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्ब है, हम उसको फिक्स करते हैं। यही सवाल वकास आपसे कर लेती हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने हालिया बयान में अपने जो तकारीर हैं PDM की, उसके प्लेटफॉर्म से कहा कि जी मौजूदा हुकूमत न सिर्फ ना अहल है बल्कि करप्ट भी है। PTI पे करप्शन का इल्जाम लगाया जा सकता है, और इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हमारे पास आ रहा है, और इसमें हम जरा लोगों के कमेंट्स की तरफ चलते हैं। यही सवाल हमने आम पब्लिक से भी किया, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। मुल्क हमारा बहुत अच्छा है लेकिन हम अच्छे नहीं हैं। ये जो ना अपने आप का एतराफ़ करना अपनी सूरत हाल का, ये भी बड़ा अहम होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, ज़रा उनसे भी बात करते हो, पूछते हैं कि क्या वो भी समझते हैं कि वो बिल्कुल भी करप्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके, और क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के बारे में? मौजू तो आपका बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसमें मैं एक बात ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि मुल्क के जो तमाम मसाइल हैं, मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ करप्शन की वजह से हैं। इसमें हम हुकूमत का फेलियर भी देख सकते हैं। जैसे हुकूमत अगर कहती है कि माजी के हुक्मरान सारे करप्ट थे, तो अब माजी के हुक्मरान तो सारे, कोई बाहर बैठा है, कोई हुकूमत में नहीं है, लेकिन फिर भी मसाइल तो मुल्क के अभी भी मौजूद हैं। सही। तो इसमें ये मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि तमाम मसाइल मुल्क के जो है वो करप्शन की वजह से नहीं है,
बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ मसाइल हमारे यहाँ कॉम्पिटेंसी के भी हैं, कैपेबिलिटी के भी हैं, कैपेसिटी के भी हैं। जैसे कई चीजें बड़ी अच्छी नीयत से की जाती है। 18वीं तरमीम की गई ताकि सूबाई खुद मुख्तारी हो। कई ऐसे मौजूआत जिनको आप करीब से रहकर और अपने माशरे को, अपने गली मोहल्ले को, अपने यूनियन काउंसिल को देखकर बेहतर सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक लंबी चेन का इंतजार ना करना पड़े कि फैसला जी विफाक में होगा, उसके बाद फंड्स रिलीज होंगे तो उनको हल किया जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि 18वीं तरमीम होने के बाद भी हमारे कई मसाइल हल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जिनको फिर अब आपने सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जिम्मेदार बनाया, उनके लिए भी उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना मुमकिन ना हो पाया। चले जी वापस हमारे पैनल की तरफ चलते हैं। शहजाद हमारे साथ है। शहजाद, वही सवाल आपसे दोबारा करूंगी कि मरियम नवाज साहिबा ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस मौजूदा हुकूमत को नाअहल तो वो कई दफा कहती थी, लेकिन अब उन्होंने करप्ट होने का भी लेबल लगा दिया है। इस पे आप लोगों का क्या रद्द अमल है? शहजाद, हम सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच दोबारा आ रहा है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते वक्त में आपकी कॉल्स भी लेंगे। क्या आप समझते हैं कि बहैसियत माशरा हम करप्शन को खत्म करने के लिए तैयार हैं, या जैसे किसी दाना ने बड़ा बुलंद बांग तरीके से कहा था कि इसमें भी मसावात पैदा करें, इसको भी फॉर्मुलाइज कर दें। अब किस फॉर्मूले पे काम हो रहा है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। राब्ता जी तमाम लोगों से हो चुका है, बात हो रही है करप्शन की। शुरुआत करेंगे दोबारा शहजाद आपसे, किस तरह देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को, और खास तौर पे ये जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है, आप समझते हैं माशरती तब्दीली आई है? वक्फ पॉप्स अभी आपने सुने, लोगों का कहना है जी मैं करप्शन नहीं करता, कोई और करता है। लोग नादानिस्तगी में करप्शन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, या मामला क्या है आपके ख्याल में? देखिए, यहाँ में सबसे पहले तो आपने मरियम नवाज का जिक्र किया जी, और मरियम नवाज का मैं ये हैरान हूँ कि वो करप्शन की बात करेंगे और वो करप्शन की बात करेंगी और वो बताएंगी, या बिलावल जरदारी साहब बताएंगे, मैं हैरान होता हूँ। देखिए, एक चीज तो हकीकत है कि हम एक नैरेटिव लेकर आए थे और अभी भी हमारा नैरेटिव यही है कि इस मुल्क से करप्शन खत्म कर दी। सही। इस मुल्क की करप्शन उसी वक्त खत्म होगी जब हम ऊपर से बड़ी मगरमच्छों को पकड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन होकर हम नीचे की तरफ आएंगे। हमें ये कहना भी गलत है कि हमारी पूरी कौम चोर है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ काली भेड़ें हैं और उनको काली भेड़ें हर महकमे में है, हर तबके में है, हर इदारे में है, वो हमें वहां से निकालनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खान साहब या उनकी जो भी मिनिस्ट्रीज की पॉलिसी है, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की देखें तो आप ऊपर से देखें, अब हमारा ब्यूरोक्रेसी का कानून बन चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हमने करप्शन पे ऊपर से हमने हाथ डालना शुरू किया। आपने नैब की कारकर्दगी भी देख लें, कितने अरबों रुपए हमने रिकवर किए पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में कितने हुए थे और अभी 2 सालों में कितने हुए। इसके अलावा एक और बात मैं ये कहता चलूं जी, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट फेल हो गई है, क्योंकि अगर वो ये उनको पता है कि इस वक्त खान साहब ने उनकी माजरत के साथ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दुम पे पांव रखा हुआ है, और खान साहब किसी सूरत ना उनको एनआरओ देंगे, ना उनको इस मुल्क से पैसा अब लेके जाना इनका बंद हो चुका है। इनके बुरे हालात हैं। जो पैसा ये लंदन, दुबई या दूसरे ममालिक में लेके गए थे, अब इनकी वो दुकानें सारी बंद हो चुकी। लेकिन शहजाद, ऑप्टिक्स तो बहुत मुख्तलिफ हैं। देखिए, आपका एक नैरेटिव है, यकीनन आप कह रहे हैं कि जी जब भी खान साहब से भी इस बारे में बात की जाती है या पीटीआई के वुज़रा भी बात करते हो, कहते हैं जी एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन अभी तक एनआरओ की डिमांड आज तक सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि तमाम ऑपोजिशन एक साथ होकर पीडीएम के स्टेज से आप लोगों पर गोलाबारी कर रही होती है, और उनके जो बिहेवियर है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो अल्फाज है, उससे कहीं नहीं लग रहा कि वो किसी स्ट्रेस में है। नहीं, स्ट्रेस में तो है सिद्रा, वो हम वी कैन फील इट कि वो कितना स्ट्रेस में है। वो जमातें जो एक दूसरे को रोड पे घसीटने की बातें करती थी, जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालती थी, सारे मुकदमात आपको पता है, जितने मेजॉरिटी मुकदमात हैं जो ये दोनों ने एक दूसरे पे किए हुए, ये तेरी मेरी बारी चलती रही है, जिसकी वजह से ये करप्शन बढ़ती रही है। इनकी हालात तो ये हो गए कि आप इससे अंदाजा लगा ली कितने डरे नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा आपका भुट्टो साहब के मजार पे चली गई और 27 दिसंबर पे बेनजीर भुट्टो साहिबा के शहादत वाले दिन वहां खिताब कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को मानते नहीं थे। मौलाना फजल रहमान का स्टैंड कि औरत की हुक्मरानी, जो कल बेनजीर साहिबा पे कीचड़ उछालते थे, आज वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो देखिए ये अपनी करप्शन बचाने के लिए खतरे आप कह रहे हैं मॉरल हाई ग्राउंड तो कोई नहीं है। अच्छा, इसमें शहजाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये जो आपने हवाला यहाँ पे दिया, ये हमारी आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी की तरफ भी तो इशारा करता है। वकास क्या कहेंगे, आइडियोलॉजिकल सियासत जो थी एक जमाने में, क्या आप कहें कि जी कौन सेंटर राइट है कौन सेंटर लेफ्ट है, दोनों के जो मौकफ हैं, दुनिया को देखने का नजरिया मुख्तलिफ है, इकोनॉमिक पॉलिसी माशरती पॉलिसीज मुख्तलिफ होंगी, ऐसा लगता है वो तमाम चीजें बालाए ताक रख दी गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बात है इख्तिदार की, और उसके लिए मोड़ तोड़ के जो अभी शहजाद बात कर रहे थे, इसमें जरा बात करनी बहुत जरूरी है कि अपने ख्यालात में भी तो लोग और अपने नजरियात में भी तो लोग करप्शन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह आपने बात की कि नजरियात जो हमारी सियासत की मौजूदा सियासत जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इसके अंदर तो नजरिया यही है कि बस इक्तदार हासिल कर दिया जाए और कुर्सी हासिल कर ली जाए, और जो भी रास्ते आउट किए जाएं बिला ताक नजरियात, चाहे वो पीपल्स पार्टी का अपना एक नजरिया है, नून लीग का एक अपना नैरेटिव है, उन तमाम चीजों को बिला ताक में पसे पुश डालकर इक्तदार की रस्साकशी के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने करप्शन की बात की, सीधा मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की क्रिएशन से लेकर आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं 72-73 सालों के अंदर, हर गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि जब भी हम इक्तदार में आएंगे तो हम करप्शन का कला कमा या इसका सदेबाब करेंगे। लेकिन आप देखें, हम 2013 से 2018 से ऑनवर्ड आज तक देख ले, गुज़िश्ता 8-9 सालों के अंदर तो करप्शन पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को उठाकर देख ले या इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देख ले, तो उसमें गुज़िश्ता 2 सालों में पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर करप्शन 3 दर्जे के साथ ऊपर आई है। बजाय लेकिन आई एम सो सॉरी वकास आपको यहाँ इंटरप्ट करते हुए, लेकिन मुझे बताएं उसमें सिर्फ और सिर्फ मामला पॉलिटिकल विल का तो नहीं है, क्योंकि देखिए जब पॉलिटिकल विल दिखाई जाती है तो आप कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस का शिकार हो रही है, हर एक की फाइल खुल जाती है तो यहाँ पे फैसले नहीं लिए जा रहे। इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो फिर आई एम सॉरी मलबा अदालतों पर भी गिरेगा। लोग कहते हैं करप्शन के केसेस अदालतों में जाते हैं, नैब की सुनवाई नहीं होती, उल्टा नैब को अपनी सफाइयां देनी पड़ जाती हैं। आप क्या समझते हैं, अदालतें फाल हैं करप्शन को खत्म करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की जाती है, आज तक अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल रिफॉर्म्स की नहीं गई, ना पुलिस रिफॉर्म्स की गई, ना जुडिशरी में रिफॉर्म्स की गई। पुलिस का और जुडिशरी का, हमारी जितनी भी लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, जब तक वो रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन किसी भी केस में करप्शन का हो या कोई भी केस हो, मिस रिप्रेजेंटेशन का हो, मिस यूज ऑफ पावर का हो, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके अदालतों में चलान या पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाती, अदालतों के हाथ बंधे हैं। और जहां तक हमारी जुडिशरी की बात है, आई एम एग्री विद यू, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड कि हमारी जुडिशरी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर जुडिशरी इसको टेंटेटिवली, जुडिशरी डेलिजेंटली और विजिलेंटली केसेस को डिसाइड करे और प्रेसिडेंट सेट करे तो सोसाइटी के अंदर एक परसेप्शन जरूर प्रवोक करे या जरूर प्रिवेल करे कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे मुल्क की अदालतें हमें सजा देंगी, हमारा मुंह काला होगा, हमें कन्विक्शन होंगी, हम बिहाइंड द बार होंगे। और ये परसेप्शन जिस माशरे में प्रवोक करता है, वो माशरा आप यूके का देख लें, वो अमेरिका का देख लें, जहां पे निजाम अदल बड़ा मुअस्सर है। मैं ये समझता हूं कि फिर सोसाइटी के अंदर करप्शन का कला कमा होगा और जिसकी बात की जाती है। और जब तक ये परसेप्शन हम इसको डिस्पेल नहीं करते कि पाकिस्तान करप्ट नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि दिस विल रिमेन वेरी ड्रेडफुल एंड वेरी डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम। आपने सही कहा कि खौफ ही नहीं है ना, लोग समझते हैं कुछ भी करके निकल जाओ, कोई सजा देने वाला नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, अदालतें स्विफ्ट डिसीजंस नहीं लेंगी। एक कॉलर हमारे पास है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राशिद मलिक बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बहैसियत माशरा हम तैयार हैं करप्शन को खत्म करने के लिए? बिल्कुल, इसके लिए किरदार साजी की बड़ी जरूरत है। जो बुनियादी बात है, करप्शन बहुत ज्यादा, करप्शन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो ये पड़ता है कि करप्शन होती है तो हक तलफी होती है, फिर ज्यादा काम खराब होता है। अब एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि करप्ट है कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वत दे के छूट जा। बात यह है, हमने अभी कोई काम करवाना होता है जी, तो हम उस काम में करप्शन का जो ऊपर का पैसा है उसका बजट रखते हैं, यानी इतनी इस चीज को लीगलाइज हमने कर लिया हुआ है। सही। पाकिस्तान के साथ तो वो हाल किया गया है, इतनी करप्शन हुई है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हाथ पांव बांध के इसको लूटा गया है, इतनी बेदर्दी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मायजा, आपकी तरफ आना चाहूंगी।
एक आम तासुर ये था एक ज़माने में कि अगर सियासतदानों की भी बात की जाए तो उसमें हम थोड़े से जेंडर बायस्ड होते थे। हम समझते थे कि अगर ख़वातीन सियासतदान हैं और पार्लियामान में वो अवाम की नुमाइंदगी करती हैं तो वो उनमें मॉरल ऑनेस्टी ज़्यादा होती है, वो प्रिंसिपल्स को लेके चलती हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमने सियासत को, खुसूसन सियासत को और तमाम ही अथॉरिटी फिगर्स को, अब हम ये नहीं देखते कि वो मर्द है या खातून है। हमें नज़र ये आता है कि करप्शन अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द जेंडर्स है। इस तासुर के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो सिद्रा मैं बात करना चाहूंगी, कुछ बातें की मेरे पीटीआई के कॉलीग ने जी। बात यह है कि देखें, बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं जो आए हैं हुक्मरान, सिलेक्टेड हुक्मरान अब 2 सालों में, कि इन्होंने कौन सी अकाउंटेबिलिटी की है, करप्शन कहां से खत्म की है। क्या करप्शन जो है वो चीनी माफिया से खत्म हो गई है? क्या करप्शन, चीनी सस्ती हो गई है? क्या करप्शन जो है वो आटा माफिया से खत्म हो गई है? क्या करप्शन जो है जो एनओसी बनी गाला का लिया उससे खत्म हो गई है? ये एक कब्जा माफिया बना, एक चीनी माफिया बना, एक आटा माफिया बना, एक एटीएम है इमरान खान साहब की जो सारा कुछ प्रोवाइड करती है, जहाज भी प्रोवाइड करती है इनको, इनके लिए, इनकी सीटों के, इनके इक्तदार के लिए एमएनए एमपी भी प्रोवाइड करती है। और क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई? क्या इन्होंने एग्जाम्पल सेट की? जो कंटेनर पे खड़े होके कहते थे कि हम एग्जाम्पल सेट करेंगे, हम ऐसे लोग लाएंगे, ऐसी टीम लाएंगे जो बिल्कुल साफ सुथरी होगी, करप्शन फ्री होगी, क्या ये ऐसी टीम लाए हैं? ये तो दूसरी पार्टी से बोरो करके लोगों को लेके आए हैं जिन और कह रहे हैं कि जी हम करप्शन मिटा रहे हैं। आपकी पिछले 5 साल केपीके में हुकूमत रही, क्या आपने अपना बीआरटी जो है वो अभी धक्के देके चलाई जा रही है और आम आदमी रो रहा है कि जो है वो उसमें सबसे बड़ी करप्शन हुई, मालम जब्बा में सबसे बड़ी करप्शन हुई, जो दूसरी वो है मिलियन ट्री तो सुनामी में इतनी बड़ी करप्शन हुई। आप बताएं ना, मुझे एग्जाम्पल दें कोई कि इन्होंने चलो करप्शन कर ली और इन्होंने करप्शन पूरी तरह कर रहे हैं 2 साल से। और अगर हम बात करते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो हम आम आदमी की तर्जुमानी करते हैं। मरियम नवाज आम आदमी की तर्जुमानी करती है। अच्छा, आपके इन जो इंकशाफात हैं, जो आपकी बातें हैं, आई वुड लेट गरीब आदमी जी माइजा जी, इस पे मैं चाहूंगी कि शहजाद रिस्पॉन्ड करें। शहजाद, आर्ग्यूमेंट बड़ा सॉलिड है। उन्होंने कहा कि जी केपीके से क्या आप समझते हैं करप्शन खत्म हो गई? जो मंसूबे इस हुकूमत ने और उससे पहले आपने बतौर केपीके की हुकूमत के इनिशिएट किए थे, क्या वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये थे कि ये समझना चाहिए कि केपीके की गवर्नमेंट अच्छी तरह चलाई गई 2013 से 18 तक, तभी वहां की आवाम ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमें मुंतखब किया। सारी दुनिया जानती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, ईमानदार आदमी है। आप मुझे ये बताते हैं कि 5 साल केपीके की गवर्नमेंट के और अभी 2 साल 2.5 साल हमारे, आप हम पे एक करप्शन का केस साबित कर दें जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कोई अपना शहजाद, ये तो वही आर्ग्यूमेंट हो गया ना जो ऑपोजिशन दे रही है कि एक केस साबित करते हैं। साबित की बात नहीं हो रही है, जो इम्पैक्ट जी। आप इमरान खान साहब पे एक केस ले आए कि जो उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई करप्शन की हो। देखिए, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। इन्होंने मालिक जब्बा की बात की, एक हेलीकॉप्टर केस है वो चल रहा है, उसको आप साबित कर दें कि उसके अंदर इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर यूज किया था। ये छोटी छोटी चीजें लेकर आते हैं, ये पूरे मुल्क को खा गए। ना एजुकेशन सिस्टम दिया, ना हेल्थ सिस्टम दिया। छोटी चीजें 70 साल का दंड, किधरा देखिए 70 साल का दंड चाहते हैं 2 साल में खत्म हो जाए, हमें 5 साल कंप्लीट करने दें। इंशाल्लाह हर तबके से इंशाल्लाह हम करप्शन खत्म करेंगे। वैसे एक बात तो है, नैरेटिव की वजह से इतनी तब्दीली तो जरूर आई है कि अब करप्शन को हम बुरा समझने लगे, जो पहले बड़ी एक इंसान की तरह इस बात पे इज्जत थी। देखें जी, प्लीज मेरी बात मुझे जी 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 बोले। मैं 2 मिनट बोलता हूँ, आप मुझे रोक दीजिए। नहीं फरमाइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये, क्या ब्यूरोक्रेसी का कभी लॉ आया? तो फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब ब्यूरोक्रेसी का बिल लेकर आए कि अब ये नहीं होगा कि कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन करेगा और तो फिर ट्रांसफर होगा, नहीं, अब वो छुट्टी करके घर जाएगा। पुलिस एक्ट के ऊपर आप देख रहे हैं केपीके का, इंशाल्लाह सिंध में भी आना चाहिए। सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल लाने की कोशिश की जा रही है। ये हर तबके के अंदर, हर इदारे के अंदर करप्शन है, उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। मैं एज अ पीटीआई एनपीए ये कहता हूं कि इस मुल्क से अभी तक उस तरह से करप्शन खत्म नहीं हुई है, लेकिन आप खान साहब की इंटेंशन देखें, उनकी पॉलिसी देखें, इंशाल्लाह हर जगह से होगी। और ये करप्शन का बाजार तो ये खत्म करके गए
ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने इन्वॉल्व किया, अपने पैसे बनाने के लिए इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को यूज किया। आज हमारी ब्यूरोक्रेसी ऊपर से नीचे तक पूरी तरफ हो चुकी है और उसी ब्यूरोक्रेसी से हमने काम लेना है। ब्यूरोक्रेसी के किसी ऑफिसर को निकालते हैं, वो हाई कोर्ट जाके या सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले लेता है। तो बात ये कि सारे इदारों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली शहजादी और नेल ऑन। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आके आपसे बात दोबारा कंटिन्यू करूंगी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें ओवरऑल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, उसके लिए वजीर आजम की टीम बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा कि डॉक्टर इशरत हुसैन भी इसमें शामिल हैं एंड व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज कि कहाँ इन स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, कवानीन बनाने की जरूरत है। फिर जैसे वकास ने भी कहा कि अदालतों को भी और तमाम इदारों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. अच्छा जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ज़रूरी नहीं है कि हम इस पूरे घंटे में सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की या जिम्मेदारान की करप्शन की बात करते रहें, क्योंकि आखिरी चंद मिनट है मेरे पास, शो के लास्ट हाफ है। तो मैं ज़रूर वकास आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि बहैसियत माशरा एक हम बात तो करते हैं कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभार लगता है ये सिर्फ हमारी लिप सर्विस है। हम में से वो शख्स जिसके पास बड़ी गाड़ी है या जिसने रातों रात अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील कर दिया है, चाहे सही तरीका अपनाया हो गलत तरीका अपनाया हो, उसकी हम इज्जत उतना ही करते हैं, उसकी हम रोब में उतने ही आ जाते हैं। बल्कि हम लोगों को मिसाल दे रहे होते हैं कि देखो इसने कितनी जल्दी तरक्की कर ली है, कितनी सारी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा बंगला है। तो एक तरफ हम करप्शन को बुरा समझना और दूसरी तरफ रातों रात अमीर हो जाने के ख्वाब देखना, ये दो तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं। आप क्या कहेंगे? सिदरा इसी तरह है, और हमारी सोसाइटी की ये वो ग्रास रूट रियलिटीज हैं, बिटर रियलिटीज हैं कि जिनको सोसाइटी खुद तस्लीम करती है, लेकिन इनका कला कमा करने के लिए या ऐसी बुराइयों का खात्मा करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। पाकिस्तान के अंदर तमाम मुकातबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इसमें अपना अहम किरदार अदा करना है। जिस तरह आपने बात की कि बुकला की भी जिम्मेदारी, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक उस्ताद, एक सियासतदान, तमाम मुकातबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जब तक इस परसेप्शन को दुरुस्त नहीं करते कि करप्ट अनासे से, करप्ट सोर्सेज के थ्रू कमाने वाली दौलत या उसके थ्रू हासिल किए जाने वाली शोहरत की कोई कदर कीमत नहीं है। इस दुनिया में भी ऐसे शॉर्टकट्स की जो जिल्लत रसवाइयत पसपाई है, और बतौर मुसलमान और बतौर रिलीजन जिस तरह हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारा ये नजरिया है कि इसके बाद की जो दुनिया, वहां पे भी हमने इसका हिसाब देना है। शहजाद, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने कई दफा अपने कमेंट्स में कहा कि चंद काली भेड़ें हैं, लेकिन अगर ये काली भेड़ें हैं, इनमें से एक को भी हमने पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया और ये नहीं कहा कि देखिए जी इनका जो अंजाम हो रहा है वो इनकी करप्शन की वजह से, या उनको इबरत का निशान बनाया जाओ, हमारी अदालतों ने उनको सजा दी हो। इसमें आप क्या हर्डल्स देखते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी बहुत ही एक अहम वजह है कि 20 सालों में 25 सालों में कभी कुछ सजा नहीं दी गई। आपने बहुत अच्छी बात की सिदरा कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बंगले हैं, उन्हें फख्र महसूस करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा होता था, मेरी खाला का या किसी का रिश्ता आता था, तो हम ये देखते थे बंदा ईमानदार है या नहीं है, सही, क्या उसका बैकग्राउंड है, एजुकेशन कितनी है। माजरत के साथ मुझे आज कहना पड़ता है कि आज जब रिश्ते आते हैं तो हम देखते हैं प्राडो है, लैंड क्रूजर है, उसका अपना घर है। तो 24 साल के 25 साल के बंदे का अगर अपना घर है, तो माजरत के साथ मुझे सोचने में हर दूसरे बंदे का नहीं हो सकता ना। उसका बैकग्राउंड ये देखें कि उसकी लाख रुपए तनख्वाह एक सरकारी ऑफिसर है और वो डिफेंस में यहाँ घर लेके रहता है। तो हम बेसिकली हमें एक अपना एक वो बनाना पड़ेगा माशरे का नाम। हमें ये सोचना पड़ेगा कि करप्ट कौन है और करप्ट कौन नहीं है, और हमें करप्ट लोगों को जरूरी नहीं है कि उनको सजा मिले तो ही हम उनको रिकॉग्नाइज करें और उनको बुरा भला बोलें। उन्हें माशरे में हमें थोड़ी सी हमें उनको क्या कहना चाहिए कि अच्छा, लेकिन ये चीजें भी हमें बड़े मोहतात अंदाज में कहनी पड़ेंगी। शहजाद, ये बातें हमें बड़े मोहतात अंदाज में, क्योंकि मायजा आपकी तरफ आऊंगी। एक इसका अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी है कि हमारे मुल्क में हर सरमायादार को, हर ज्यादा पैसे रखने वाले को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम समझते हैं कि इसने कोई जरूर करप्शन की होगी। इसकी वजह से एक अजीब सी कशमकश का शिकार है कि हमें रुपया, पैसा, तरक्की पसंद भी है, हम उसकी ख्वाहिश भी रखते हैं, उसकी मिसाल भी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सरमायादार है तो हम जहन में ये शक भी पालते हैं कि जरूर इसने कोई करप्शन की होगी। नहीं, सिदरा, मैं एक चीज आपको बोल दूं, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर लूं। जी जी, हम करप्शन से ये समझते हैं कि पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है तो करप्शन, सही। हम करप्शन से ये समझते हैं कि ले रही है या पॉलिटिशियन, ये जो सनतकार है ना, ये सब रिश्वत देते हैं। आप मुझे बात करने देंगे कि आप जी जी आपकी तरफ आ रही हूँ। तो
ये भी चोर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद। यही बात मैं माइजा की तरफ सवाल लेके जाना चाहूंगी। माइजा, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी पिछले टेन्योर में, उन्होंने कहा था कि उनके हेड ने, जो अब प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि वो एग्जाम्पल सेट करेंगे, वो साइकिल पे जो है अपने घर से प्राइम मिनिस्टर हाउस आया करेंगे और वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को, और वो गुजरा को जो है पैसे जो है वो खर्च करने नहीं देंगे और हुजरा अपने पैसे खुद खर्च करेंगे, अपनी किटी से खर्च करेंगे। ऐसी अगर एग्जाम्पल सेट की जाती तो शायद जो है करप्शन जो है कम होती। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशंस भी बहुत